मेरा ये सिद्धांत है कि डेली कम से कम, आज हम एक्चुअली लिख भी नहीं पाए, डेली कम से कम 10 पन्ना, अदरवाइज किताब लिखेंगे या तो 2 क्लास करेंगे। ठीक है, और अगर दोनों हो सके तो फिर और अच्छा है एक्चुअली। बिना एस्ट्रोलॉजी का शायद, माने वो आप अच्छा। समझ लीजिए जैसे लोग होते हैं ना, क्या बोलते हैं हम्म। उसको, नशेबाज। तो मेरा नशा है ये। सर, सर खुराक बन गई है। हाँ, आप सोचिए ना, मैं अभी जस्ट मतलब ज्वाइन करने के बावजूद भी पेशेंट हैंडल कर रहा था, सोच सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुरु चंडल दोष मैंने कल बोला था क्या? सर मैं प्रॉपर क्लास में नहीं थी, लेकिन बात हो रही थी गुरु चंडाल योग की। गुरु हाँ सर, चंडल, वो आप पूछ रहे थे, नहीं वहां पे पूछ रहे थे कि इसका अर्थ बताइए, गुरु चंडाल का कितना मतलब क्या हो सकता है। गुरु भी एक्सपेंड करता है, राहु भी एक्सपेंड करता है। हम्म, नहीं इसका रिजल्ट हम बताए थे क्या, मतलब ये क्या हो सकता है गुरु चंडली दोष में, वास्तव में होता क्या, उसका फल कथन किए थे अनुज? फल कथन किए अनुज थे क्या? बताएंगे। सर थोड़ा सा किया था, वो मैंने बात हुई थी जब आपसे कि भाई डिग्री की समान डिग्री हो तो इन दोनों की दशाएं अगर एक डिग्री के अंतर में हो, या फिर आपने कहा था कि एक पद में हो तो हाँ वो उनकी एक जो। पद में, एक माना 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर होने से कब कौन रिजल्ट देगा पता नहीं चलता है। ठीक है, उल्टा रिजल्ट हो सकता है। माने तो उल्टा ही हो होगा। सकता है गुरु के दशा में राहु रिजल्ट दे दे, या राहु की दशा में गुरु रिजल्ट दे दे, वो हो सकता है। सर 99% यही होता है सर। नाइन्टी नहीं नहीं, नाइन पॉइंट नाइन नहीं, वो हो सकता है, मैंने वही बोला। लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा एक्चुअली, गुरु चंडाली दोष का जो फल कथन हम लोग करते हैं ना, तो उसमें हम 2 चीज जरूर मानते हैं। सर एक तो जो है, अगर मान ली राहु की दशा चल रही है तो वो धर्म के विरुद्ध जाके बहुत सारे काम करेगा। और सबसे बड़ी बात है, राहु की दशा में अगर आदमी की एज आ रही है और विवाह नहीं हुआ तो विवाह 101% हो जाता है, क्योंकि ये 18 से 36 का होता है, 18 से 36 के बीच का होता है। तो उसमें हमारे सर कहते हैं कि विवाह 101% हो जाता है। बहुत बहुत चांस होते हैं, 99% चांस होते हैं कि विवाह हो जाता है सर राहु की दशा हाँ बिल्कुल, ये भी सही बोला आपने। आ, एक चीज और याद रखना, में। जी सर। यहाँ पे राहु की, उसके जब जब राहु की दशा आएगी या गुरु की दशा आएगी, खास करके गुरु की दशा के वक्त, वो ना नकल गुरु बनेगा। हाँ सर, क्योंकि दिमाग में राहु हैवी है ना सर, तो वो तो कुछ देख सुनते कि दिमाग। राहु का मतलब होता है, राहु और गुरु, देखो दोनों विजडम है, मैं ये नहीं कहता हूं, दोनों विजडम है। जैसे विद्या का कारक कौन कौन है, सुन लो, बताओ तो। सर विद्या का एक तो गुरु, बुध और केतु। नहीं, केतु भी सर विद्या का सबसे, कारक। सर ये- वो वीनस, वीनस भी है साथ में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी ग्रह हैं, सभी ग्रह हैं। लेकिन बुद्धि के कारक भी सभी ग्रह हैं, बट बुद्धि के मेन जो 3 कारक ग्रह होते हैं, वो तो पहला होता है मार्करी, बुद्धि। ठीक है, दूसरा बुद्धि का कारक ग्रह होता है गुरु। गुरु जो है ना सत बुद्धि है ना, पॉजिटिव माइंडेड। लेकिन गुरु चंडली में अब यहाँ गुरु और ना ही राहु, दोनों का माइंड सेट हो जाता है गलत, नीति भ्रष्ट बोलते हैं इसको। नीति भ्रष्ट समझते हो? जी सर। तो इसका गलत अपनी काम करते हैं। आइडियोलॉजी नहीं रहता, इनको सीधा सीधा बोल सकते हैं हम मौके परस्त। हम्म। ये इनके मुखौटा होगा, अंदर में कुछ और बोलेंगे, कुछ और सामने में कुछ और। क्लियर? जी समझ में आ गया? जी सर। जी सर। हाँ, 2 3 और चीजें वहां पे आपको गुरु चंडली में, कोई भी क्लाइंट या कोई भी ऐसा हो, तो उसके गुरु चंडली दोष उसके कुंडली में है या नहीं, देख लेना। अगर किसी व्यक्ति के पास अपने शिक्षा का अहंकार बहुत ज्यादा हो, वो हर वक्त मैं ये किया, मैं वो बोला, मैं ये किया,
ये लैंग्वेज उसके दिमाग से माने उसके जुबान से निकलेगा। हम लोग भी बोलते हैं मैंने ये किया है, हम सब बोलते हैं ना, हम लोग ने अगर कोई रिसर्च किए तो फिर वहां बोलना पड़ता है ना कि मैंने ये रिसर्च किया है। लेकिन उसके वहां पे उसकी जो जुबान होगा, उसकी जो वचन होंगे, वचन शैली खास करके, हाँ मतलब वे ऑफ टॉकिंग, उसको लगेगा दुनिया में वही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है और कोई कुछ नहीं जानता। ये एक सबसे बड़ा लक्षण उसके उस कुंडली में आपको देखने को मिलेगा। एक जैसे नीति भ्रष्ट या गलत मतलब क्या बोलते हैं उसको, अ, असद उपाय से अपने को अपने आप को फायदा पहुंचाना, ये भी इसका मकसद होता है ना। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अपनी जो मन की इच्छा है उसको चरितार्थ करने की कोशिश करेगा। क्लियर? क्लियर। एक और, अगर ये दोनों ही कहीं ना कहीं मैलिफिक हो जाए तो इनको जो इनका जो व्याधि होता है ना, जो बीमारी होती है, वो बहुत भयंकर बीमारियां, लाइक जैसे गलित कुष्ठ, इस तरह का। क्या सब कौन सी बीमारी? गलित कुष्ठ, सर ये कौन सी बीमारी? लेप्रोसी बोलते हैं भाई अंग्रेजी में उसको। सर ये भी समझ में आ रहा, चलिए कोई नहीं सर। लेप्रोसी बोलते हैं, लेप्रोसी जानते हो ना? नहीं। है, नहीं सर नहीं। लेप्रोसी नहीं जानते हो? कुष्ठ का बीमारी बोलते हैं ना, जो कुठिया कुढ़िया कोड़ 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 की। कोढ़, हाँ। तो ये गलित कुष्ठ इसी को बोलते हैं, अगर वो ये मेलिफिक हो तो। अच्छा मेरी क्यों बोल। मेलिफिक हो तो, अगर कौन सी इनको, बीमारी? कभी कभी ऐसा भी होता है इनको इस तरह का जो भयंकर बीमारियां होती हैं, वो ना उसको उसका निदान भी नहीं हो पाता, उसके ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाता। हमेशा याद रखना, मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के एंगल से बात कर रहा हूं। राहु और गुरु अगर इकट्ठे बैठ जाएं जुति बना के, तो इनको ऐसी ऐसी बीमारियां इनके शरीर पे आते हैं, मतलब जिसका इलाज करना बड़ा मुश्किल मुश्किल हो जाता है। ये असाध्य बीमारियां हो जाती हैं, एक्चुअली पता ही नहीं चल पाता है कि इनको प्रॉब्लम हुआ क्या है। अगर कोई दैवज्ञ ऋषि या बहुत मतलब नाड़ी विद्या में पारंगत कोई एक्सपर्ट कोई व्यक्ति हो तो ही इनका ट्रीटमेंट हो पाएगा, अदरवाइज नॉर्मल डॉक्टर तो इनका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। क्लियर? जी। क्लियर। चलिए, अब कुछ अच्छे योगों की बात और कर लें। चित्र सिंहासन, जानते हैं इसको? ये तो अनुज ने बिल्कुल पढ़ा होगा, लक्ष्मी जी आप भी जरूर पढ़ी होंगी। सर बताएंगे तभी पता चलेगा, ऐसे नाम से नहीं पता तो योग का नाम क्या है? क्षेत्र सिंहासन योग। चलेगा। नहीं सर मेरे को। अच्छा ठीक है, मैं रूल बताता हूं तो आपके दिमाग में आ जाएगा। जी ठीक है, मान लीजिए दसम भाव का स्वामी ग्रह केंद्र में हो, ठीक है। अथवा त्रिकोण में हो, मतलब दशमेश आइदर केंद्र में या त्रिकोण में, या धन स्थान में जाता है। चीज को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत माने ऐसा नहीं कि ये राजयोग से काम है। ठीक है, दिखाता हूं, समझ लीजिए। ये राजयोग का बराबर योग है, इसको भी एक तरह का राजयोग बोला जाता है। ये जो दसम देख रहे हैं आप, यहां देखिए दसम कौन है?
कौन है? धनु राशि। गुरु है सर, गुरु। धनु राशि पड़ा है ना? जी सर। धनु राशि का स्वामी ग्रह कौन है? गुरु। 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 तो मैंने सूत्र क्या बोला था कि केंद्र। दशम दशमेश 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 अगर केंद्र में हो, त्रिकोण में हो या सेकेंड में हो, यहां देखिए गुरु कहाँ है? यहां है, थर्ड में है, तो ये योग नहीं बना। ठीक। केंद्र मतलब सॉरी, त्रिकोण, नहीं सर। ये त्रिकोण हो गया, जी। केंद्र ये हो गया, जी सर। है ना? इधर केंद्र में हो या त्रिकोण में हो या धन स्थान में, इसको बोलते हैं धन स्थान, है ना? धन स्थान मतलब सेकेंड हाउस, जी। तो ये क्षेत्र सिंहासन योग बनता है। यह योग जो है जातक को धनी और बड़ा कीर्तिमान बनाता है, उसका यशस्वी, इतना यशस्वी बनाता है उसको कि दूर दूर तक उसका यश फैलते रहता है, पहला। दूसरा, ऐसे व्यक्ति जो आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो सामूहिक विवाह करवाते हैं अपनी जेब से खर्च करके, जी जी जी। सुने होंगे ना या देखे होंगे, कहीं ना कहीं तो जरूर सुने होंगे। हाँ, जी। ये लोग वैसे होते हैं, इनके चरित्र बड़े अच्छे होते हैं। लॉजिक समझ गए? जी सर। चलिए, हाँ, ये तो दसम का बता दिया, वो सॉरी मैंने नवम वाला बताया नहीं, गलती हो गया, पहले तो नवम वाला बताना चाहिए था। इसको बोलते हैं चंद्र प्रभा योग। चंद्र। चंद्र प्रभा, ठीक। स्पेलिंग लिख दिया मैंने, ठीक सर। चंद्र प्रभा योग। मेरा लिखा बट उतना यहाँ पे सही नहीं बन पा रहा है, ठीक है, थोड़ा समझ लीजिएगा। हाँ, जी जी। ऐसे तो देख के तो समझ में आ रहा है कि चंद्र प्रभा मैंने लिखा है यहाँ पे, है ना? सर इतनी हिंदी आती है? नहीं नहीं, मेरा लिखा बट पे मुझे भरोसा नहीं मैम, आप लोग जो जहाँ मुझे मालूम है आप लोग समझ जाएंगे, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ ना वो माउस से, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इतना परेशान मत होइए, समझ में आ। ये योग ऐसा है कि नवम का स्वामी ग्रह अगर नवम में या केंद्र में हो, जैसे यहां नवम का स्वामी ग्रह कौन है? बोलिए। सर मंगल। 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 मंगल अगर केंद्र में हो या नवम में हो, केंद्र मतलब 1 4 7 10 में हो हाँ। या नवम में हो, तो ये योग बनेगा। सर आप इसको पंचम में नहीं सर लेना है, यानी कि पंचम को छोड़ना है। नहीं 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 नहीं, ये केंद्र में या नवम में, ये त्रिकोण की बात नहीं किया मैंने। ठीक। मतलब नवमेश अगर नवम में ही बैठा है तो चंद्र प्रभा, ठीक है? यह नवमेश किसी केंद्र में बैठ गया, यह भी बहुत अच्छा योग माना गया। इसका फल कथन क्या होगा थोड़ा बता देता हूं। मैंने वैसे 9th हाउस को जो पढ़ाया था, याद होगा आप लोगों को,
शायद आपके पास अगर नोट्स है तो आपको मालूम है कि नाइन्थ का लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस में बैठता है, तो मैंने बोला था कि ये बड़ा गुणी व्यक्ति होता है, राजमान्य होता है, धार्मिक होता है, बोला था ना। जी जी सर। तो ये चंद्रप्रभा योग में भी वो सारी चीज आप जोड़ लीजिए, ठीक है। केंद्र जी नवमेश अगर नवम में बैठता है ऊपर से, चूंकि केंद्र है तो केंद्र में मतलब स्ट्रेंथन हो गया और पावर बढ़ गया, ठीक है। ठीक। यानी सुखी होगा। फोर्थ हाउस सुख का है। सेवेंथ हाउस का जो रिजल्ट है उसको भी उसको मिलेगा, यानी पत्नी सुख भी मिलेगा या पति सुख। कर्म सुख भी मिलेगा उसको, कर्म में उसका स्टेटस बहुत मान्यगण्य होगा वो, इसलिए मैंने बोला था राजमान्य, ठीक है। और क्या होगा, ये जातक चूंकि केंद्र तो हम लगन को भी तो केंद्र ही मानते हैं ना, जी तो लगन जब नाइन्थ के साथ संपर्क बना लेता है तो भाग्य इसको मदद करता है। और किसके लिए याद होगा, शायद वो आज ही यूट्यूब में आया क्या, दुर्भाग्य योग या भाग्य योग, आज का देखे हैं क्या? सर वो शायद मैंने कल रात को देखा था, नाइन्थ नाइन्थ की सीरीज चल रही है। हाँ, नाइन्थ लॉर्ड। नाइन्थ सीरीज का आज नाइन्थ लॉर्ड का ही, भैया नवा भाव का शायद एक या दो वीडियोस आज एक एक तो काला आए थे, शायद आज एक आए होंगे। एग्जैक्टली याद नहीं, चूंकि मैंने अभी तक देखा नहीं, समय नहीं मिला मुझे, ठीक है। वो तो शेड्यूल किया हुआ है पहले से ही, 20 अगस्त तक शेड्यूल किया हुआ है। तो ये धनी भी होगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। बहुत धनी होगा ये व्यक्ति। अच्छा, शशक योग तो जानते हैं, जी उसको नहीं बता रहा हूं, बोलो। अनुज कुछ बोल रहे थे। अच्छा, एक योग और बता देता हूं थोड़ा सा। अ, ये पता नहीं आप लोग शायद इसको पढ़े नहीं होंगे। अच्छा, मैं सूत्र बताता हूं। अगर जन्म समय में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र और शनि, अगर ये सर थोड़ा आराम से सर, लिखना अच्छा सर। अच्छा बाबू, ठीक ठीक ठीक, लिख के देता हूँ, रुक, बेटर रहेगा। नहीं सर, आप धीरे धीरे बोलिए, लिख लेंगे। सर आप धीरे धीरे बोलिए, लिख लेंगे सर। अच्छा ठीक, ओके ओके। जन्म समय यानी हमारी जो स्नैपशॉट यानी जन्म पत्री जो है, ठीक है। अगर जन्म पत्री में सूर्य, चंद्र, मंगल, याद रखना, सूर्य, चंद्र, मंगल, मंगल, आ, मंगल हो गया, बुध, बुध, शुक्र और शनि, ठीक है। ये अगर बृहस्पति के पूर्ण दृष्टि में आते हैं तो अथवा ये ग्रह है बृहस्पति को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं तो, बृहस्पति मतलब गुरु, बृहस्पति को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं तो सेवेंथ एस्पेक्ट, और 3 एस्पेक्ट है ना जी सर। गुरु का, कौन कौन सा एस्पेक्ट बताओ? 5 7 9। यस, 7, 5 और 9। 7 तो सभी का है, 5 और 9 इसका एक्स्ट्रा है। यानी गुरु को ये सारे ग्रह हैं, अगर ये सारे ग्रह हैं
अगर गुरु को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं तो ये योग बनेगा, अथवा अगर बृहस्पति इनको पूर्ण दृष्टि से देखते हैं तो भी ये योग बनेगा। लेकिन ये जनरली इतने सारे ग्रह को तो पूर्ण दृष्टि से देखना शायद संभव नहीं हो पाए बृहस्पति के लिए, हो भी सकता है ना। मान लीजिए अगर चतुर्ग्रही योग या त्रिग्रही या द्विग्रही योग बन गए तो ऐसा संभव है ना। बट अगर ये ग्रह किसी ना किसी तरीके से बृहस्पति को अगर देखते हैं तो उसको बोलते हैं निशाशंका योग। क्या ये होगा सर, निशास्त्र का? निशा शंका, निशा शंका। मैं इसको थोड़ा इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को सुविधा हो जाए। सर उतने लिख लिया सर आपका रिश्ता। ठीक, निशा शंका योग, ये राजयोग नहीं है बट राजयोग से कम भी नहीं है। इसका फल क्या इससे क्या होगा? मतलब? हाँ वही फल। हाँ, ये मैंने क्या बोला, राजयोग नहीं है बट ये राजयोग से भी श्रेष्ठ योग आप कह सकते हैं। इसका फल राजयोग का जितने फल होते हैं सारे लिख लीजिए। साथ में अ, आप लोगों को वो याद होगा, अ, वो जो कहानी आता है ना तेनालीराम का, तेनालीराम का कहानी सुने हैं कभी? नहीं सर। सर ये तो काफी है, लेकिन सर तेनालीरामन बीरबल का। हाँ वीडियो सुनी है सर, कहानी काफी कहानी है सर। ठीक है, तो ये लोग अतुल कीर्ति के अधिकारी होते हैं, बीरबल जैसा, तेनालीरामन जैसा, माने जो अमर हो जाते हैं, जिनको इतिहास इतना याद रखता है। जैसे बंगाल में है गोपाल भांड़, है ना। आपका वो भाईजैक में विजयगढ़ बोल के एक राज्य हुआ करता था, वहां था तेनालीरामन, अकबर के बीरबल, ठीक है। मुल्ला नासिरुद्दीन, अरब पारस्य देश का इतिहास इनको भूले नहीं। इनके कहानी बच्चों बच्चों की जुबानी पर है, जुबान पर है। इस तरह का ये लोग कीर्तिमान होते हैं। क्लियर? क्लियर सर। चलिए, सारे राज्यों हमने बता दिया, अब कुछ नीच भंग राज्यों की बारे में बता देते। ये तो मेरे ख्याल से अनुज मेरे से ज्यादा अच्छा बता पाएगा। अनुज, नीच भंग राज्यों बता पाओगे ना? मुझे तो मालूम है, विश्वास है उतना, क्योंकि इतना तो मुझे मालूम है वहां पे भले राजयोग ना पढ़ाया जाता है, लेकिन ये जो व्यतिक्रमी योग होता है, अपवाद योग जिसको बोलते हैं, वो सबसे पहले वहां सिखाया जाता है। मैम, ये तो आपने भी कई बार मुझे ये बताए थे नीचभंग राज्यों के बारे में, लक्ष्मी मैम। जी सर टूटा फूटा आता है। चलिए कोई बात नहीं, पूरा कर लेते हैं। चलिए मैं प्लास्टर कर देता हूं। लिखिए सूत्र नंबर 1। जी सर। राज्यों का कारागृह अगर नीचस्थ हो, राज्यों का कारक ग्रह अगर नीचोस्थ होकर उच्च नवांश में बैठ जाए, या
षष्ठांश मतलब जैसे ये मैंने बोला D9 चार्ट में अगर अच्छा हो जाए, अभी की भाषा में भी थोड़ा सा समझा देता हूं। D1 में राजयोग का कारक ग्रह है, जो जिन्होंने D1 में राजयोग बनाया है, बट वो नीच राशि का है, बट वही D9 चार्ट में वो उच्च का हो गया। जैसे D1 में गुरु 10 नंबर में हो और नवमांश में वो 4 नंबर में आ जाए। जी 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 जी। और D6 चार्ट में, यह षडवर्ग जिसको बोलते हैं, षडवर्ग में भी बोल सकते हैं। D6 चार्ट तो अभी सिखाया नहीं जाता है, शायद सिखाते हैं मैक्सिमम तो D30, D10, D7 यही तो सिखाते हैं, और द्रेकान भी शायद सिखाते हैं, D3 सिखाते हैं ना। D2 भी सिखाते हैं। D2 भी सिखाते हैं, हो रहा। हाँ सर, थोड़ा सा हो रहा, हाँ हो रहा, मैंने हाँ, सीखा भी नहीं, बस ऐसे और नहीं जानता। हाँ D60 भी सिखाते हैं ना, जी सर। जी सर, D30। D60 तो सर बहुत रेयर केस में होता है सर, वो तो बहुत चांस नहीं कम नहीं, होते हैं एक्चुअली उसके सर। अभी मुझे पता नहीं ना क्या क्या सिखाते हैं। अभी तो चूंकि मैं एक दिन इसी को एक दिन यूट्यूब में खोज रहा था, बट हमको तो वहां पे तीन ही चार्ट ज्यादातर देखने को मिले। एक तो D1 मिले, D9 मिले, और D10 मिले। नहीं नहीं सर, काफी होते हैं सर उसमें। डी D1 भी होता है सर वैसे तो। हमने D1 से लेकर D12 तक सारे कर रखे मैंने। हम्म। और सर मैंने फिर D30 भी कर रखा है, D60 भी कर रखा है, कई से मैंने सारे के सारे चार्ज जितने भी हैं। D24 कर रखा है मैं, D24 भी कर रखा है, D16 भी कर रखा है। अच्छा अच्छा। काफी होते हैं सर डी में सर। हाँ, नहीं सर नहीं, ये D1। जरूरी होते हैं, क्योंकि अब जब माइन्यूटली देखते हैं ना अनुज, देखिए हाँ जी। होता क्या है ना, ऊपर से मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को समझ रहे हैं, आप ऊपर हाँ जी। ऊपर कितना समझ सकते हैं, अगर उसके साथ साल भर रहिएगा तो उसके जो अवगुण है और जो अच्छे गुण हैं वो दोनों आपको समझ में आएंगे। सर इसको तो बड़ी वैल्यू देते हैं सर हमारे हमारे यहाँ पे तो सर। मैं D1 बिल्कुल। को तो, वो है D9, और उसके बाद जो आगे छठे वर्ग है उनको पूरी वैल्यू है सर, बहुत जबरदस्त वैल्यू केपी देते हैं। में भी जानते हैं, केपी में भी D9 को बहुत ज्यादा वैल्यू दिया गया, हाँ जी। बहुत ज्यादा। क्योंकि कृष्णमूर्ति जी भी देख लिए थे कि हम जैसे हमेशा बोलते हैं ना कि आपको स्ट्रेंथ देखना पड़ेगा, ग्रह की स्ट्रेंथ। जैसे हम बोलते हैं ना सराशी देखना, अपनी क्षेत्र में है या नहीं, उच्च का है या नहीं, है ना। वो नवांश में भी अगर उच्च का होता है तो उसका ना पावर दोगुना हो जाता है। हाँ सर, मतलब कि एक 18-20 के बाद तो सर D9 एक्टिवेट हो जाता है ना सर, तो फिर उसकी बिल्कुल वैल्यू बहुत ज्यादा बिल्कुल। होती है। क्योंकि अब सर आपको अगर। आप लोगों को याद होगा, मैं एक दिन पढ़ाते पढ़ाते एक बहुत मतलब एक गुप्त कहानी आप लोगों को बता दिया था कि हम एक लाइफ स्पैन देखते हैं 25 तक का, एक लाइफ स्पैन देखते हैं 45 तक का, उसके बाद 65 और 65 के ऊपर का एक लाइफ स्पैन देखते हैं। याद है ना, मैं आप लोगों को शायद बताया था इसको। अनुज, जी सर। यार लक्ष्मी जी, आप तो शायद जी क्लास सर। में थी ना उस दिन। सर कुछ कुछ याद आ रहा है कि शायद आपने बताया। जी जी, मैंने बताया था, वो क्लास जैसे आएगा सुनिएगा ना तो आपको याद आ जाएगा। एक्चुअली ठीक है। अब यही जैसे। यही चीजें होती हैं। माने जैसे D1 मान लीजिए आपका, एकदम जब आप बच्चे रहते हैं ना, बिलो 14, 14 साल तक का, तो आपको और कहीं जाने का दरकार नहीं है, D1 से आप आपका उसका फोरकास्ट कर सकते हैं। लेकिन 15 के बाद जैसे ही जाते हैं तो आपको D9 की आवश्यकता पड़ेगी, अप टू 25 तक का। उसके बाद उसका D10 आपको देखना पड़ेगा, और D7 भी देखना पड़ेगा। क्यों? लॉजिक बता देता हूं। टाइम है क्या? हाँ है। लॉजिक बता देता हूं। चलिए, ये नीच भंग राजयोग नेक्स्ट क्लास में भी बताएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जब बातों बातों में वो गुप्त ज्ञान जब आ गया तो मैं बता देता हूं। 14, 15
तक हम क्या होते हैं, अपने माँ बाप के अधीन होते हैं। आप लोगों को एक और चीज बता देता हूं, 14-15 या अप टू 20 साल तक आप जब भी पिता का जगह देखिएगा ना, वो 9th हाउस देखिएगा। लेकिन जी आफ्टर सर। 20, आप पिता को हमेशा 10th हाउस से देखिएगा। ठीक है? सर किसी भी ब्रांच में? किसी भी ब्रांच में, किसी भी जी। ब्रांच, खास करके मैं वैदिक की बात कर रहा हूं। ठीक है? कारण क्या है? कारण क्या है? क्योंकि उस समय पिता आपके आधार होते हैं, आपकी उन्नति का। जो सीढ़ियां हम चढ़ते हैं ना, उसमें माता और पिता दोनों सीढ़ी होते हैं उस समय, चौथे भाव और नवा भाव। लेकिन जैसे आप स्वावलंबी हो जाते हैं, आप एडल्ट हो जाते हैं, तो आप अपना स्वयं का डिसीजन स्वयं लेने चाहते हैं। उस समय ना 10th हाउस हो जाता है। फिर वहां पिता और कर्म दोनों एक ही, स्टेटस एक ही आ जाता है। आपके दिमाग में उस समय ये सोच आता है कि पिता की नाम खराब ना हो, तो स्टेटस के साथ पिता का नाम जुड़ जाता है। इसलिए 10th हाउस देखने के लिए बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जी जी जी। अच्छा, इसी तरीके का जब हम D1 चार्ट, जैसे 14-15 तो मतलब क्या होता है, एकदम बच्चा होता है ना, उसके पास तो उतना कोई आईक्यू होता नहीं, उतना कोई, बहुत आईक्यू तो खैर पैदाइशी हो जाता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। माने मैच्योरिटी नहीं हो पाता उतना, है ना? तो मैच्योरिटी जब हो नहीं पाता है, तो उसका अपना भला बुरा उसका समझ में नहीं आता। तो माँ बाप उसके अंगली पकड़ के जीवन पथ पर ले चलना चाहते हैं, ले जाते हैं। 15 के बाद उसके ना अंदर से एक इनहेलिंग स्टार्ट होता है। हाँ, इनहांस पावर जिसको आप बोल सकती हैं, जिसको हम लोग षडेंद्रिय भी बोल सकते हैं, फर्स्टेंद्रिय भी बोल सकते हैं, है ना, छठा इंद्रिय। उसके बाद ना उसके धीरे धीरे मैच्योरिटी होता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता जीवन पथ पे खुद डिसीजन लेने का लायक बनता है। 18, 19, 20 जैसे पार होता है, उसके बाद उसका जॉब का मैटर आ जाता है, तो D10 आ जाता है आपका। क्लियर? चलिए। D7